नमस्कार दोस्तों। वीडियो के इस लेसन में हम लोग अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए जो भी यूपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न आए हुए हैं 2014 से 2022 तक उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जो लेसन हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया उसके आधार पर आप अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए सारे मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आसानी से लगा सकते हैं। ये मेरा लेसन नंबर 44 है। इसके पहले आपने सारे लेसन्स देख लिए हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्रहरी है और आप मुझे पूर्वांचल एस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाता हूँ, जो आप लिंक्स देखकर आप मेरे साथ यहाँ से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर मेरे सारे के सारे अपडेट डॉक्टर रवि ग्रहरी क्लासेस के नाम से पूर्वांचल IAS मेरे ट्यूशन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप मेरे साथ जुड़े रहें, जितने भी करंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आइए दोस्त बात करते हैं 2014 से 2022 तक जो यूपीएससी में अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं, उनके साथ उनके उत्तर भी देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे 4 चीज़ें ध्यान देंगे। पहला, इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके परिचय के बारे में, जिस भी टॉपिक पर प्रश्न पूछा गया है। दूसरा, उनके मेन बॉडी पर उनका जो मुख्य तथ्य है जो जिसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तीसरा, सबसे लास्ट में आपको कंक्लूजन यानी निष्कर्ष जानना होगा। और सबसे लास्ट में आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है, उसको बोलते हैं वे फॉरवर्ड, यानी उस टॉपिक को लेकर आगे की राह क्या होगी। ये जो एक आंसर लिखने का तरीका है मैंने आपको पीछे के यूनिट्स में भी बताए हुए हैं, जब मैंने आपको यूनिट 1 के मेंस के प्रश्न कराए थे और साथ साथ यूनिट 2 में जब ऊर्जा के प्रश्न पत्र को कराया था। तो यही स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर को कभी मिस मत कीजिएगा। एक तो परिचय के बारे में, जिस टॉपिक पर प्रश्न पूछता है। मेन बॉडी, मुख्य तथ्य के बारे में, जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया उसी पर रहना है। कंक्लूजन, अंत में जाके निष्कर्ष पे लिखेंगे। निष्कर्ष मैंने आपको बोला था कि माइनस उठाइए, प्लस की तरफ जाइए। अवे फॉरवर्ड, जहां आगे की राह पे बात होगी। तो इन्हीं सारे 4 पॉइंट्स को लेकर हम लोग पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। 2014 से 2022 तक अगर आप प्रश्न पत्रों को देखें, कुल 5 ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में अंतरिक्ष तकनीकी से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इन 5 प्रश्नों पर मुख्य परीक्षा में क्या क्या प्रश्न रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो कोर्स लगातार आप पूर्वांचल IAS के प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, एप्लीकेशंस पर, आपके सारे के सारे कोर्सेज में मैं आपको लगातार प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर जरूर कराता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन पेपर ही आपकी आंख खोलती है पूरी तरह से और विषय की समझ जो है वो विकसित करती है। तो आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जीपीएस युग में मानव स्थित निर्धारण प्रणालियों और परिशुद्ध स्थित निर्धारण प्रणाली, मानव स्थित निर्धारण प्रणालियों जिसे आप स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, और प्रिसिजन पोजिशनिंग प्रणालियां जिसे आप परिशुद्ध स्थिति बोल रहे हैं, वो जीपीएस के एरा में, जीपीएस के युग में वो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है। साथ ही साथ पूछा जा रहा है, डिस्कस द एडवांटेजेस इंडिया परसीव फ्रॉम इट एम्बिशियस INSS प्रोग्राम। ठीक है, जहां पर 7 उपग्रहों की मदद से इस्तेमाल कर अपने महत्वाकांक्षी IRNSS कार्यक्रम से भारत किन लाभों को देखता है, चर्चा करें। पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो IRNSS पर पूछा गया है। अगर आपको बताऊं तो INSS पे आपके परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षा में आपके पेपर में IRNSS पर प्रश्न पूछे गए। तो आइए दोस्त देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रिसिजन पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है। प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया, 200 वर्ड में उत्तर लिखना है और जो मार्क्स है वो 12.5 मार्क्स है। देखिए, INSS जो है, एक्चुअली इसके बारे में बात करें तो INSS एक तरह का क्षेत्रीय जीपीएस है। क्षेत्रीय जीपीएस वही होता है जो सिर्फ आपके क्षेत्र तक ही सीमित होता है। एक और कैटेगरी देखें तो एक और कैटेगरी होती है, इसका नाम है वैश्विक जीपीएस। वैश्विक जीपीएस, ओके, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली और क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली जो सिर्फ आपके एरिया तक ही सीमित रहता है, और वैश्विक प्रणाली जो कि पूरी दुनिया पे नजर आता है। देखिए, जो INSS है इसकी जरूरत भारत को काफी थी जब कारगिल का युद्ध हो रहा था। जब भी INSS आता है तो कारगिल युद्ध का नाम जरूर आता है। इवन जो मैंने अपनी विज्ञान तकनीकी की पुस्तिका भी लिखी है, उसने भी जब INSS है, जब मैंने शुरुआत किया तो कारगिल का नाम जरूर दिया है। देखिए, कारगिल के समय में जो कारगिल वाला एरिया था, उस एरिया पर नजर रखने के लिए भारत का कोई भी उपग्रह ऐसा नहीं था जो उस एरिया पे आसानी से देख रहा हो। वहां हमने अमेरिका से थोड़ी हेल्प मांगी थी। अमेरिका का एक बड़ा जीपीएस प्रणाली है जिसका नाम है नॉस्टार। नॉस्टार उस समय 1998-99 के आसपास जब कारगिल की बात हो रही थी, उस समय यही एक ऐसा जीपीएस था जो कि वैश्विक जीपीएस था, पूरी दुनिया पे नजर रख रहा था।
तो हमें कारगिल के एरियाज़ में कुछ जो पाकिस्तानी बंकर्स वगैरह थे, उनके लोकेशंस को जानने के लिए अमेरिका की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि हमारे पास अपना एक क्षेत्रीय जीपीएस आईएनएसएस उस समय नहीं था। फिलहाल वो बात तो पुरानी हो गई। तो भारत ने 2006 में आईएनएसएस के बारे में बात की। भारत सरकार ने इसके बारे में बोला कि हम एक क्षेत्रीय जीपीएस बनाएंगे जिसका नाम आईएनएसएस रखा गया, जिसमें कुल 7 उपग्रहों को लगाने की बात की गई, जिसका पहला उपग्रह जो था 13 में भेजा गया और 7वां जो उपग्रह था 2016 में पूरा कर लिया गया। तो 2016 से आप कह सकते हैं 7 उपग्रहों की मदद से पूरी तरह से आईएनएसएस है जो कार्य कर रहा है। तो ये क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, काफ़ी हद तक ये भारत जैसे राष्ट्र की विश्वसनीयता या कह लीजिए कि नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसकी ज़रूरत भारत पीछे देख चुका है। अब आईएनएसएस की जो 2 प्रणाली है, तो पहली बात समझ में आ गई क्षेत्रीय जीपीएस है, भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन आपको यही बताऊं कि समय के साथ साथ आईएनएसएस के जो कार्य थे वो 2 प्रणालियों के अंतर्गत रखे गए। पहला जिसे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग प्रणाली कहते हैं और दूसरा इसे हम प्रेसिजन पोजिशन प्रणाली कहते हैं। एसपीएस और पीपीएस के नाम से जानते हैं। एसपीएस जो है एक्चुअल में ये सिविलियन यूज के लिए है, यानी सामान्य जनता के उपयोग के लिए है। लेकिन वहीं पर जब हम प्रेसिजन की बात करते हैं तो ये मिलिट्री वालों के लिए। मिलिट्री अगर कहने का मतलब है तो सीधा आप समझ में देश की सुरक्षा, बॉर्डरिंग एरियाज, उनके लिए है। तो स्टैंडर्ड पोजिशन सिस्टम पूरी तरह से नागरिक उपयोग के लिए है। ये चीज़ जो है वो काफ़ी सिक्योर नहीं है क्योंकि सिविलियन पर्पस के लिए, इसलिए इंक्रिप्टेड नहीं है। लेकिन वहीं जब आप प्रेसिजन देखेंगे तो काफ़ी हद तक ये कुछ एजेंसियां वगैरह हैं, सुरक्षा की दृष्टि के लिए है, तो ये काफ़ी तरह से जो है वो इंक्रिप्टेड है। इंक्रिप्शन जैसे शब्दों का उपयोग आप लगातार व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ कर रहे होंगे, मैसेंजर के साथ कर रहे होंगे। ये चीज़ें आपको मैं ज़्यादा क्लियर करूंगा जब मैं आपको संचार और सूचना प्रणाली पढ़ाऊंगा कि इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो सटीकता है जिसको आप रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी किस सटीकता के साथ वो इमेजेस को देखता है पृथ्वी पर, तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन या सटीकता है वो 10 से 20 मीटर की है। जबकि प्रेसिजन पोजिशनिंग सिस्टम जो कि मिलिट्री और देश की सुरक्षा बॉर्डरिंग एरियाज के लिए है, वहाँ पर सटीकता 30 मीटर की है। अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, सटीकता तो 3 मीटर है, प्रेसिजन पोजिशनिंग सिस्टम में वो काफ़ी बेहतर है, यानी 3 मीटर यानी और करीब की दूरी आसानी से देखी जा सकती है। यहाँ डिस्टेंस 10 से 20 मीटर की करीब की दूरी देखी जा सकती है, तो 10 से 20 मीटर करीब की दूरी से ज़्यादा बेटर होता है 3 मीटर की करीब की दूरी देखें। ठीक है, तो ठीक है ना, मिलिट्री वालों को तो और बेहतर सुविधा चाहिए। अगर हम वहीं पर बात करें स्टैंडर्ड पोजिशन सिस्टम की, तो उसका उपयोग जैसे सिविलियन पर्पस के लिए है, तो सामान्य नेविगेशन के लिए, ट्रैफिक रास्ता वगैरह के लिए, जंगल वंगल के एरियाज को कवर करने के लिए, जल संसाधनों के मानचित्रण आदि के लिए यहाँ पर है। लेकिन वहीं पर जो प्रेसिजन पोजिशनिंग सिस्टम है वह सूचना प्रसारण को सुरक्षित तरीके से भेजने के लिए, क्योंकि इंक्रिप्टेड है, ये सैन्य उद्देश्यों के लिए होता है। जैसे आतंकवादी गतिविधियां कहीं हो रही हैं, कोई उल्टी सीधी गतिविधियां होकर मान लीजिए कोई देश में घुसने की कोशिश कर रहा है, उग्रवादी एक्टिविटीज़ इस तरह का कुछ हो रहा है। साथ ही साथ मान लीजिए कि बॉर्डरिंग एरियाज में उनकी सेना है किसी जो शत्रु राष्ट्र की, वो मूव कर रही है, तो सैटेलाइट के द्वारा आप देखकर अपने देश को सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं। तो सैटेलाइट काफ़ी हद तक इन चीज़ों, इवन मान लीजिए बॉर्डरिंग एरियाज में कोई बंकर बना रहा है, जैसा कि कारगिल के टाइम में होता है, अब आप आसानी से आईएनएसएस की मदद से देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम और प्रेसिजन पोजिशनिंग सिस्टम को आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं। इन 7 उपग्रहों की अगर हम बात करें तो वही तो नाविक के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जिसका नाम है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। आईएनएसएस में कुल 7 उपग्रह हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें 3 उपग्रह जो है वो भूस्थैतिक कक्षा में है और 4 उपग्रह जो है वो भूतुल्यकालिक कक्षा में है। भूस्थैतिक कक्षा वही होती है जो हमेशा एक ही जगह पर, एक ही स्थान के सापेक्ष रहता है। तो यहाँ पर 24/7 उपग्रह एक ही जगह के सामने रहता है। लेकिन भूतुल्यकालिक जो होता है वो क्या होता है, वो समय स्पेसिफिक होता है, यानी उस समय उपग्रह जिस जगह के सामने से गुजर रहा होता है, अगले दिन उस समय फिर उपग्रह उसी जगह के सामने से गुजरता है। इसको हम भूतुल्यकालिक कहते हैं। अब भूस्थैतिक 24/7 उसी जगह के सामने रहता है। इवन इस पर मैंने काफ़ी चर्चा की है जब मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया है। भूस्थैतिक और भूतुल्यकालिक, इन्हीं दोनों की मदद से, 3 और 4 की मदद से, टोटल 7 उपग्रह की मदद से आईएनएसएस पूरी तरह से कार्य कर रहा है। इसकी सीमा रेखा देखा जाए तो 1500 किलोमीटर तक की है। कहने का सीधा अभिप्राय है, मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, तो भारत में मान लीजिए ये ईस्टर्न एरिया है, ये वेस्टर्न एरिया है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पूरा भारत तो कवर होता है, लेकिन भारत के बाउंड्री से लगभग 1500 किलोमीटर का एरिया और कवर होता है। तो पूरा 1500 किलोमीटर का एरिया और यहाँ पर है जो कि कवर होता है। ये लैंड वाला एरिया है जहाँ पर रेजोल्यूशन जो होता है वो 10 मीटर का है, और ये ओशन वाला एरिया जहाँ पर रेजोल्यूशन 20 मीटर और 20 मीटर का है।
ठीक है, तो 10 मीटर आपका लैंड वाले एरियाज में है और 20 मीटर आपका ओशन वाले एरियाज में है। अब यहाँ पर कोई एक्टिविटी चले बॉर्डिंग एरियाज में, यहाँ पर कोई समुद्र एरियाज में कोई एक्टिविटी चल रही है, तो आसानी से ये वॉच कर लेता है। ओके, तो ज़मीन पर है, लैंड वाले एरियाज में है, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इन सब एरियाज में, बांग्लादेश यहाँ पर, और समुद्र तटीय क्षेत्रों में यहाँ कोस्टल एरियाज की बात हो रही है, आराम से नजर रखता है, तो देश की सुरक्षा अच्छी तरीके से होती है। आईएनएसएस कार्यक्रम को अगर हम देखें तो भारत अपने महत्वाकांक्षी आईएनएसएस कार्यक्रम को किस तरीके से देखता है, उससे क्या लाभ है? तो लाभ तो काफी हद तक आपने देख ही रखा है, एक सिविलियन यूज भी हो जाता है और मिलिट्री यूज भी हो जाता है। भारत को नौवहन संबंधी उद्देश्यों की आत्मनिर्भर बन जाता है, भारत को अमेरिका जैसे राष्ट्र की जरूरत नहीं है। कारगिल युद्ध के समय में हम लोगों ने देख ही लिया है, जो जरूरत थी हमारी अमेरिका की मदद की जरूरत थी, वह भारत को सक्षम है। 5 देशों की लिस्ट में भारत आ गया है, अमेरिका, रूस, यूरोप और चीन में, जिसने अपना जीपीएस प्रणाली भी बनाई है। भले ही हमारा क्षेत्रीय जीपीएस हो, लेकिन हमने बनाया है। अब साथ ही साथ रक्षा के साथ नागरिक उद्देश्य दोनों के लिए किया जाता है। अभी देखा है, सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही पर्पज में होता है। आपको सटीकता या रिजोल्यूशन मैंने बता ही दिया है, 20 मीटर आपको समुद्री क्षेत्रों में मिल जाता है, समुद्र क्षेत्रों में, और लैंड वाले क्षेत्रों में निकटवर्ती में 10 मीटर के रेजोल्यूशन को मिलता है। ठीक है, आसानी से सैनिकों की आवाजाही देखिए, आतंकवादी गतिविधियां देखिए, इस तरह की, इवन साथ साथ आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग है ना, मैपिंग, ये सारी चीज़ों में भी आप आईएनएसएस का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही के दिनों में एक सूचना थी कि क्वालकॉम जैसी जो कंपनी है वो भी भारत के आईएनएसएस के साथ मिलकर, यानी नाविक के साथ मिलकर कार्य करने की बात कर रहा है, और ये सूचना है कि भविष्य में हो सकता है कि आपको उपग्रह आधारित जो इंटरनेट सेवा है वो आपको क्वालकॉम तकनीकी जो एक कंपनी है उसकी मदद से आपको भारत में दी जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, आपको बताऊं तो आगे की राह अगर देखा जाए तो देखिए, भारत जो है सार्क राष्ट्रों में काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और क्योंकि बॉर्डर से आप 1500 किलोमीटर तक का एरिया भी देख लेते हैं, भारत तो पूरा देखते देखते हैं, तो आसानी से बहुत सारी कंट्री जो सार्क कंट्रीज़ के हैं उनको भी इसकी मदद दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करता है कि बहुत ज़्यादा जो सद्भावना है या इस तरह की सौहार्द हैं वो हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं या सार्क के राष्ट्र हैं उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य भी जो है वह आईएनएसएस की मदद से हो सकता है, एक दूसरे की सेवा कर सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ करा दिया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 2016 में पूछा गया है, 2016 के प्रारंभ मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए और इस प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हुआ है, इस पर टिप्पणी कीजिए। 12.5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 200 शब्दों में उत्तर को लिखना है। ठीक है, आइए आपको लिए चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है एक तरह से पूरा शुरू से लेकर वृद्धि और विकास पर जाना है और फिर किस तरीके से अंतरिक्ष तकनीकी सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सहायक होती है। देखिए, अगर हम उपग्रह की शुरुआत करें, तकनीकी की शुरुआत करें, तो भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन उपग्रहों को ले जाने में, इस तरह की चीज़ों में। भारत का जो पहला उपग्रह था हर किसी को पता है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट 1975 में भेजा गया, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट भेजा गया, और यह दिन जो है भारत में आप सब जानते हैं कि स्वर्ण अक्षरों में याद रखा जाएगा, लिखा गया है और ये हमेशा याद रहेगा। जब भी उपग्रह की बात होगी तो 19 अप्रैल 1975 का नाम जरूर आएगा। 1975 जो है वहां से लेकर और आज अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाने तक भारत ने अंतरिक्ष तकनीकी में बहुत ही विकास किया है। इवन बहुत कम अगर देखा जाए भारत ने तो मदद और विकसित देशों से कोई प्रौद्योगिकी साझा की है, हमने इन सारी तकनीकों को खुद बनाने का प्रयास किया है। अब यहीं पर आपको दिखाऊं तो भारत ने किस किस तरह की उपलब्धियां की हैं। आर्यभट्ट जैसे उपग्रह तो मैंने बता ही दिए, क्रायोजेनिक जैसे इंजन तक का निर्माण भारत ने शुरुआत कर ही ली है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो इनसैट उपग्रह है, भारतीय उपग्रह जिसे आप कहते हैं, जिसकी मदद से भारत दूर संचार, टेलीविजन जैसे प्रसारण, मेट्रोलॉजी, मौसम जैसी जानकारी के लिए कर रहा है। जो आईआरएस है, दूर संवेदी उपग्रह है, वहाँ भारत प्राकृतिक आपदाओं है ना, और इवन आपदा प्रबंधन वगैरह के लिए लगातार लगा हुआ है। चंद्रयान-1 पहला मानवरहित चंद्र मिशन है, पहला मानवरहित चंद्र मिशन है, और देखा जाए तो इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के मौजूदगी का पता लगाया है। मंगलयान, जो आपने सुना होगा कि भारत दुनिया में चौथा राष्ट्र बन चुका है मार्स पर भेजकर अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सबसे सस्ते दर पर हमने भेजा था, साथ साथ हमने पहली बार में इस मिशन पे सफलता भी हासिल की थी। इस तरह के अचीवमेंट भारत ने किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एस्ट्रोजेट जैसे उपग्रह भी हमने बनाए हैं। ये उपग्रह नहीं, एक तरह का ये मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पर बहुतरंगदैर्ध्य आधारित एक वेधशाला है, जहाँ देखा जाए तो
भारत यहाँ पे भी चौथे राष्ट्र के रूप में आता है। रूस है, अमेरिका है, रूस है, यूरोपियन यूनियन है, इनके साथ भारत चौथे राष्ट्र पे जो अपना खुद इन्होंने मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी बनाया है और लगभग पृथ्वी की सतह से 650 किलोमीटर की हाई पर इसे स्थापित किया गया है, जहाँ से ये ऊपर ब्रह्मांड पे नज़र रख रहा है। चंद्रयान 2 जैसे उपग्रह भी भारत ने भेजा है। भारत का दूसरा चंद्र मिशन है, जहाँ पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी, जो कि संपर्क टूट गया था नीचे लैंडर और रोवर की मदद से। लेकिन फिर भी चंद्रयान 2 भारत ने काफ़ी हद तक पार्शली सक्सेसफुल बनाया है। साथ ही साथ अगर हम विकास की बात करें तो गगन जैसा जो रीजनल जीपीएस है, क्षेत्रीय जीपीएस, वो भी भारत ने बनाया है, जहाँ पर जो विमानन क्षेत्र है, यानी कह लीजिए जो एरोस्पेस है, उसको काफ़ी हद तक और ज़्यादा सुरक्षित करने की कोशिश की है। नाविक जो है वो मैंने आपको पीछे बताया ही था, ये क्वेश्चन आपके पीछे मेरे से भी पूछा जा चुका है। कारगिल युद्ध के समय जो डिमांड थी भारत की, उसको भारत ने बाद में अपने नाविक की मदद से, जिसको आप आईएनएसएस भी कहते हैं, की मदद से पूरा किया है। तो आज ये सैन्य उद्देश्य के साथ नागरिक उद्देश्यों के लिए भी कार्य करेगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे भारत ने अभी हाल ही में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है, बहुत हल्के उपग्रहों को ले जाने के लिए, छोटा प्रक्षेपण यान है। साथ ही साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी है, यानी 2016 में भारत ऐसा परीक्षण भी किया था, लेकिन अभी इस तकनीकी को और विकसित करने की जरूरत है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल वही होता है पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, वह प्रक्षेपण यान जो किसी मिशन को ले जाता है, फिर लौट कर आता है सुरक्षित, फिर वो किसी और मिशन को ले जा सकता है। इस तरह के विकास हैं जो भारत ने शुरू से लेकर आज तक किए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके प्रश्न पे ये पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के कारण भारत में सामाजिक आर्थिक विकास क्या हो। देखिए, जो उपग्रह हैं उसमें जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में डेटा कनेक्टिविटी प्रारंभ कर दी है, जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का सीधा कंसेप्ट है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में काफ़ी हद तक ये संचार उपग्रह सिस्टम में मदद मिलने वाली है। इवन जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है, मौसम जैसे इंफॉर्मेशन से सूचना है, ये काफ़ी, जैसे चक्रवात कहीं आ रहा है या इस तरह का जो भी स्टॉर्म वगैरह है, कहीं पर हैवी बारिश होने वाली है या मानसून बुरा होने वाला है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक किसानों और नागरिकों को सामान्य रूप से हम आपदाओं की घटनाओं से तैयार कर सकते हैं, उनको मदद पहुँचा सकते हैं। दूर संवेदी उपग्रहों की मदद से हम विभिन्न खनिज तत्व और संसाधनों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। हरित क्रांति भी काफ़ी हद तक ये सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार मान ही रहे हैं। यहाँ भी लोगों की काफ़ी इनकम बढ़ी थी, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक दूर संचार प्रणाली का उपयोग ही किया गया है, और वो दूर संचार प्रणाली काफ़ी हद तक जो है अंतरिक्ष तकनीकी की मदद से ही कार्य कर रहा है। अब जैसे अंतरिक्ष तकनीकी में हम करते क्या, उपग्रह भेजते हैं, और उपग्रह जिस तरह से पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन करता है, अंतरिक्ष का अध्ययन करता है, उसी तरह उपग्रह जो है वो पृथ्वी से सूचनाओं को जोड़ने का भी कार्य करता है। तो जब पृथ्वी से सूचनाओं को जोड़ने का काम करता है, जैसे डीटीएच चलता है या और चीज़ें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं संचार सूचना भी जो है वो उपग्रह प्रणाली के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर यहाँ पर बोला जा रहा है। साथ ही साथ नाविक को भी हमने आपको बताया, आपको काफ़ी भारत को आत्मनिर्भर बनाया है। मछुआरों को काफ़ी मदद मिल जाती है। पता नहीं चलता था पहले, गलती से मछुआरे जो होते थे वो बांग्लादेश में घुस जाते थे, पाकिस्तान में घुस जाते थे, अरेस्ट कर लिए जाते थे, पकड़े जाते थे। तो अब क्या, उनके पास नाविक यानी आईएनएसएस जैसे उपग्रह प्रणाली का एक यंत्र होगा जो उनको दिया जाएगा, जो आसानी से पता कर लेंगे कि उसकी मदद से क्या वो भारत के समुद्री क्षेत्र से बाहर घुस रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब गलतियां नहीं करेंगे, आसानी से अपनी जान माल की सुरक्षा करेंगे। सेना, किसानों, पर्यटकों को भी नाविक की मदद दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत सारी नीतियाँ और कार्यक्रम जो हैं लगातार भारत में चलाए जा रहे हैं, और ये नीतियाँ और जो कार्यक्रम भारत में लगातार अंतरिक्ष की मदद से, अंतरिक्ष तकनीकी की मदद से जो चलाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति जो है भारत में लगातार उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक विकास जो है हमारे भारत में लगातार हो रहा है। और अभी आने वाले भविष्य में भारत बहुत बड़े बड़े काम करने वाला, आदित्य मिशन, सौर मिशन भेजने वाले हैं, गगनयान, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाले हैं। ये सब भी कहीं ना कहीं अगर हम आगे की राह में बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं भारत को और ज़्यादा आर्थिक विकास वगैरह में भारत को और सुदृढ़ बनाएगा, क्योंकि जहां भारत इस तरह के मिशन को भेजेगा वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ख्याति मिलेगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो और कंट्रीज़ हैं वो भारत को और ज़्यादा असाइनमेंट देंगे कि भाई ऐसा करो कि तुम्हारा अंतरिक्ष मिशन बहुत अच्छा है, मेरे भी कुछ उपग्रहों को भेज दो। तो वहाँ कहीं ना कहीं भारत की जो इनकम है, इकोनॉमी है, वो भी काफ़ी हद तक सुदृढ़ होने वाली है, बढ़ने वाली है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था मैंने आपको दिखा दिया, आपके पेपर में जिस तरह से प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि भारत में चंद्रयान और मंगल जैसी
कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता हासिल की है। मानव रहित मतलब जहां पर मानव नहीं है, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मिशनों में प्रवेश का साहस अभी तक हम लोग नहीं कर पाए थे। मानव सहित अंतरिक्ष लॉन्च करने में प्रौद्योगिकी वस्तु प्रचलित सहित मुख्य रुकावटें क्या आ रही हैं? समालोचना परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न आपके परीक्षा में मुख्य परीक्षा में 2017 में पूछा गया है। तो मुख्य परीक्षा 2017 में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या है, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, एक तो तकनीकी आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यानी बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी में किस तरह का, और लॉजिस्टिक यानी किस तरह के कानूनी या डेवलपमेंट या विकास में किस तरह की कमी आ रही हैं। सो बात करते हैं। पहले तो बता दूं कि भारत ने अभी अपना गगनयान मिशन तो बनाया है, वो तो जिस सब ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताऊं जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तक भारत ने गगनयान मिशन का कोई भी फाइनल रूपरेखा तैयार नहीं की थी 2017 में। क्योंकि इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ क्योंकि आज के समय के हिसाब से इसका उत्तर कुछ और होगा। 2018 में हमारे जो सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई देखो 2022 तक हम लोग गगनयान मिशन को भेज देंगे। वो अलग बात है प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और इसको 2024 तक के लिए अप कर दिया गया है। सो यहाँ पर मानव रहित अंतरिक्ष मिशन को तो हम लोगों ने बहुत भेजा है, लेकिन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को भेजने में दिक्कत क्यों हुई है? क्योंकि मानव युक्त जो मिशन लॉन्च नहीं कर सके उसके पीछे बहुत सारे कारण, उस पर हम लोग बात करेंगे। और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का जो टारगेट अभी 2024 तक है लॉन्च करने का, उस बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिए, अंतिम में यही बोलेंगे कि जो गगनयान कार्यक्रम है, आज तो आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स बताने के लिए, उसके लिए यही कुछ चीज़ें तय की गई हैं। 3 लोगों को हम ले जाएंगे, अंतरिक्ष यात्रियों को, और 7 दिन लगभग वो ऊपर अंतरिक्ष में रहेंगे। और ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर की जो लियो कक्षा है, पृथ्वी की निचली कक्षा, वहां पर जाएंगे और यहाँ पर GSLV MK3 जैसे प्रक्षेपण यानों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बात और बता दूं कि जब आप गगनयान मिशन ले जा रहे हैं ना, तो वहां पर भार बहुत होगा, द्रव्यमान बहुत होगा, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष यात्री के साथ साथ उनको जीवन बचाने वाली चीज़ है और काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो वहां पर अच्छे भार के लिए हमें एक अच्छी गुणवत्ता वाला प्रक्षेपण यान चाहिए था, और वो प्रक्षेपण यान हमारे पास अच्छी गुणवत्ता का था नहीं। तो धीरे धीरे हमने GSLV MK3 जैसे प्रक्षेपण यानों का विकास किया, जो अच्छे खासे भार को 300-400 किलोमीटर की दूरी पर आराम से 7 टन 8 टन तक के भार को आसानी से ले जा सकता है। तो पहली तो ये इस तरह की चीजें थी हमारे पास, पहले इस तरह की चीजें थी नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ तैसे जैसे भारत इस तरह की चीजों के बारे में सोचने लगा। अगर हम तकनीकी चुनौतियों की बात करें तो किस तरह की तकनीकी चुनौतियां हैं, तो यहाँ पर देखो तो इसरो अभी भी अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, क्योंकि अभी हमें और क्या क्या चीजें चाहिए, वो चीजें हमारे पास विकसित नहीं है, तो हमें समय के साथ और विकसित करने की आवश्यकता है। भेजने की तकनीकी जो हमारे पास बहुत अच्छी नहीं है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पृथ्वी जैसी स्थिति ऊपर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो जब ऊपर अंतरिक्ष यात्री जाएगा ना, तो उसको बचाने की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जिस जगह पर होते हैं वो गुरुत्व वाला क्षेत्र है, और जब आप ऊपर जाते हैं तो कम गुरुत्व के मान में होते हैं। हमारे शरीर में जो सारे के सारे गुण हैं वो गुरुत्व के मान में प्रभावी है। हमारे शरीर के सारे अंग तंत्र गुरुत्व के मान में प्रभावी है, और कम गुरुत्व के क्षेत्र में जाएंगे तो हमारे शरीर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इवन जो विकिरण है ना वो ऊपर और ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि जमीन पर विकिरण जब आते हैं तो डस्ट के जो कण होते हैं उनको रोक देते हैं, तो नीचे आने वाले विकिरण कम होते हैं। तो वहीं पर ऊपर इस तरह की समस्या आती है। तो हमें इस तरह की तकनीकियां बनानी है, इस तरह के उनके उनके ड्रेसेस बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं, जिससे ऊपर किसी तरह का नुकसान ना हो। इवन GSLV जैसी जो क्रायोजेनिक तकनीकी है, इसका तीसरा चरण जो है वह अभी भी पूरी तरह से बहुत अच्छे तरीके से विकसित नहीं हो पाया है। इवन हम उसका निर्माण कर रहे हैं। और देखिए, मैंने भी बोला था GSLV MK3 जैसे प्रक्षेपण यान हैं जो 8 टन तक के पेलोड को आसानी से ले जा सकते हैं। अभी इनमें और ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। इवन भारत स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट 2 पर काम कर रहा है। क्यों क्यों इस तरह की चीजें और ज्यादा विकसित करने की जरूरत? देखिए, ऐसा है कि जब हम ऊपर अंतरिक्ष यात्री को भेजते हैं तो किसी भी तरह का अगर मान लो कोई दिक्कत आती कुछ भी है, तो उन्हें आसानी से हम अपनी पृथ्वी पर लौटा के ले भी आए। तो इस तरह के, क्योंकि जैसे कल्पना चावला के साथ हुआ, इस तरह के स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट, इस तरह की चीजें हमारे पास नहीं थी। मतलब अमेरिका के पास भी इस तरह की चीजें नहीं थी, जैसे केयर वगैरह के नाम से जानते हैं। केयर जिसे हम कहते हैं क्रू एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, जिसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में पढ़ाई। अगर मान लो क्रू मेंबर है अंतरिक्ष यात्रियों को, उनको ऊपर ऐसा लगता है कि उनके बचने की संभावना बहुत कम है, तो सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लौटाएं, इस तरह की चीजें भी ले जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ इस बार इंसान जाना है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। साथ ही साथ अगर हम तर्क संगत बातों पर अगर जाएं, जिसको आपके पेपर में पूछा गया, लॉजिस्टिक चुनौतियां क्या है,
तो अभी तक देखा जाए तो भारत पीएसएलवी जैसे प्रक्षेपण यानों पर ज़्यादा निर्भर रहा है, अपनी क्षमता का विस्तार ज़्यादा किया है। भारत के पास अपना वैश्विक नेविगेशन सिस्टम अभी भी नहीं है, क्षेत्रीय तो है। ओके, इसके अलावा मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के समन्वय के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों, प्रौद्योगिकियों, नई उपकरणों को विकसित करने के लिए धन और वित्त की आवश्यकता है। आपको हमेशा मैं बोलूँ कि भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, चाहे वो पहले की सरकार रही हो, चाहे वो आज की सरकार, इन लोगों ने पूरे जीडीपी का 1% से भी कम व्यय किया है। यानी कभी भी भारत सरकार में, मैंने अगर बताऊं तो कभी भी इन लोगों का इंटेंशन ये नहीं रहा कि हम अपने कंट्री में अनुसंधान विकास के कार्य को ज़्यादा तोड़ दें। तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ 75 साल के बाद भी आज हमें राफेल जैसे प्रक्षेपास्त्रों के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो काफ़ी हद तक ये शर्म की बात है, लेकिन ठीक है, अब इसमें हमारे राजनेता और इन चीज़ों पर बहस ना ही करें तो अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही साथ जो मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए जो सरकार की मंजूरी और फंडिंग जो है, वो भी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का माना जा रहा है। तो इसमें अभी फंडिंग में भी कुछ कमी आ रही है, दिक्कत आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर ही काम करना होगा। तो लॉजिस्टिक चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तर्कशास्त्र, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, और यहाँ पर आपको बताऊँ तो गगनयान मिशन वगैरह को भेजने के लिए अभी बहुत सारे और भी मिशन हैं जो सक्सेस बनाने हैं। जहाँ पर एक अभी आपने व्योमित्रा जैसा भी सुना होगा, एक रोबोट्स वगैरह को भी भेजना है, विमेन रोबोट्स को, जिसकी मदद से हम लोग ये ट्राई करना चाहते हैं कि प्रक्षेपण यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री हैं किस तरह की गतिविधि करेंगे, किस तरह से वो ऊपर मतलब रोबोट से हम चेक करेंगे, और रोबोट्स के बेसिस पर फिर हम मानव को जब भेजेंगे 2024 तक, यानी कहने का मतलब 2024 तक जो मानव को भेजने की बात और इसके पहले कुछ ट्रायल हम करने की बात कर रहे हैं व्योमित्रा वगैरह जैसे रोबोट्स की। ठीक है, तो वो सारी अभी चीज़ें और बाकी हैं। तो इस तरह के जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो आगे पूरे होंगे। तो ये मिलाकर आपका पूरा का पूरा प्रश्न था, जो जिसका उत्तर मैंने आपको आपके हिसाब से दे दिया है। और इस तरह के मिशन आगे भविष्य में हमारे जो अपने अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की बात है, वो आगे भविष्य में और ज़्यादा हम कार्य कर सकेंगे। ठीक है, अंतरिक्ष स्टेशन पे भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको आगे दिखाता हूँ आगे के प्रश्न में। यहाँ देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, अगला प्रश्न है जो चौथा प्रश्न है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्या योजना है और इससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भारत का अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसे बनाने की क्या योजना है। देखिए, आपको मैं लगे हाथ बताऊँ तो ये एक सूचना है जो काफ़ी दिन से आ रही है कि भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, कक्षीय स्टेशन बनाएगा, कक्षा में अपना एक ह्यूमन लैब होगा, मतलब ह्यूमन द्वारा अंतरिक्ष में एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी। और ये प्रयोगशाला असल में जो है वो निचली कक्षा में होगी, पृथ्वी की निचली कक्षा में होगी, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जो कि ध्रुवीय कक्षा होती है। जो ध्रुवीय कक्षा होती है, ध्रुवीय कक्षा आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है तो ये ऊपर से नीचे इस तरीके से घूमती है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। ओके, ध्रुवीय कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन, और एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया, जहाँ अंतरिक्ष यात्री रहते भी हैं, उस दिन जाते हैं, रहते हैं, और यहाँ पर कम गुरुत्व के मान में वो विभिन्न तरह के अनुसंधान भी करते हैं। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, गुरुत्व का मान का क्या होता है, कम होता चला जाता है। जहाँ कम गुरुत्व के मान में वो अपना अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो पूरी तरह से बोलूँ तो एक स्पेस लेबोरेटरी है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जब हम कम गुरुत्व के मान में विभिन्न तरह के प्रयोग करने की जाती है। ठीक है, और अच्छे रिजल्ट्स पाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, और ये न्यूज़ है कि जब हमारा गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाए, जो समाचार आया वही आया, गगनयान मिशन के सफल होने के बाद भारत अपने अपने भारतीय स्पेस स्टेशन पर कार्य प्रारंभ करेगा। और जो बोला जा रहा है कि 2030 तक हम इस पूरे के पूरे मिशन को पूरा कर लेंगे। और ये भी तय हो गया है कि लगभग इसका जो द्रव्यमान होगा वो लगभग 20 टन का होगा। तो भारत का जो अपना जो स्पेस स्टेशन होगा वो लगभग 20 टन का होने वाला है। अभी आपको पूरी की पूरी योजना है जो मैंने आपको बता दी है। पहला तो बोल दिया कि 2024 में जब गगनयान कार्यक्रम सफल हो जाएगा, उसके बाद भारत इस टारगेट को पूरा करना प्रारंभ करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि माइक्रोग्रेविटी, कम गुरुत्व के मान में हम विभिन्न तरह के अनुप्रयोग करने वाले हैं। लगभग वजन 20 टन होने वाला है। ये अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर आसानी से 15 से 20 दिन तक जाकर रह सकते हैं। लगभग 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की सतह से ऊपर ही जाकर ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है ये बनाया जाएगा। और अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग तकनीकी पर भी यहाँ पर काम किया जा रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को एक यान से दूसरे स्थान तक आसानी तक से स्थानांतरित कर दिया जाए। ये पूरी की पूरी जो योजना है भारत का पूरा टारगेट है। अब बात ये होती है कि स्पेस स्टेशन कार्यक्रम से लाभ क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, जो आपके पेपर में दूसरा पार्ट पूछा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर हर विषय से संबंधित अनुसंधान करने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ें समझने वाले हैं।
एक तो भारत का अच्छा खासा साख बनने वाला है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत विश्व में चौथा राष्ट्र हो जाएगा, और चौथा राष्ट्र हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है कि भारत भी, कि भाई हमने भी अपने अंतरिक्ष में मानव को उतारा है। ठीक है, और ये एक भविष्य में लंबे समय तक भारत शुरुआत करेगा तो आगे चलकर और लंबे समय तक अंतरिक्ष में मानव को भेज सकेगा। शुरुआत तो पहले कुछ दिनों से ही होती है। साथ ही साथ ऊपर से हम लोग आसानी से आकाश गंगाओं को देख सकेंगे, डीप स्पेस स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ और बताऊं तो इससे भारत को काफ़ी राजस्व की प्राप्ति भी होने वाली है। भारत इस तरह के मिशन में सफल होता है तो भारत को अन्य राष्ट्र और असाइनमेंट देते हैं, भाई भारत के प्रक्षेपण की मदद से अपने और ऊपरा भिजवाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आगे भविष्य में जो 2-3 वर्षों में लॉन्च किया जाएगा इंटरप्लैनेटरी मिशन, एक जो शुक्र मिशन है, भारत का शुक्रयान मिशन, वीनस मिशन, आगे 2-3 वर्षों में ये भी जाने की बात हो रही है। 2024 से 2026 की बात हो रही है, तो ये भी भेजा जाएगा। तो काफ़ी हद तक भारत को कॉन्फिडेंस मिल रहा है। साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है, काफ़ी हद तक आपको नौकरियां वगैरह मिलने वाली, क्योंकि ज़्यादा असाइनमेंट मिलेगा तो ज़्यादा जॉब दिए जाएंगे। और काफ़ी हद तक देखो तो जो नई जनरेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी होगी कि भाई भारत ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है जो काफ़ी तारीफ है। तो एक मोटिवेशन भी बहुत बड़ी बात होती है जो यहाँ पर काफ़ी हद तक मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत में जो नई पीढ़ी है उसको काफ़ी हद तक जागरूक भी करेगा और बताएगा कि ठीक है, एक और भी एक ऑप्शंस है जहाँ पर हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर हम काफ़ी कुछ पता करने वाले हैं। जो प्रस्तावित भारत का अंतरिक्ष स्टेशन वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करने में मदद करेगा और काफ़ी हद तक अंतरिक्ष अन्वेषण वगैरह को जो रिसर्च है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो ये आपके, ये किस तरह के फ़ायदा होने वाला है भारत को इस तरह के मिशन से, ये भी बातें मैंने बता दी। इस पूरे चैप्टर में 2 पार्ट था, इस पूरे क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट मैंने बता दिया है। एक और प्रश्न है जो आपके पेपर में रिसेंटली आया हुआ है, 2022 के पेपर में मुख्य परीक्षा। क्वेश्चन पूछा गया 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, तब से समाचार में बना हुआ है। उनमें ऐसी कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जैसे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोप से बेहतर बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है और मानव जाति के लिए इसके लिए क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट है। पहला है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसकी विशेषता बताइए। ओके, और विशेषता भी बताइए तो इस तरीके से बताइए जो इसके पहले का अंतरिक्ष टेलीस्कोप है उससे बेहतर कैसे। तो पहले आपको ये जानना होगा कि इसके पहले का बेहतर टेलीस्कोप कौन है। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, HST बोलते हैं। और हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का समय ऐसा कहा जा रहा है खत्म हो रहा है या खत्म होने वाला है, तो उसके विकल्प के रूप में जेम्स वेब टेलीस्कोप एक अच्छा ऑप्शन है जो भविष्य में और अच्छे इंफॉर्मेशन यानी जानकारियां देगा। ठीक है, आपको बताऊंगा हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो पृथ्वी की सतह से काफी करीब है, लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप को काफी दूरी पर रखा गया, 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया। और मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पर टेलीस्कोप से बेहतर है जेम्स वेब टेलीस्कोप, और उसके बाद फिर बात करेंगे इसका ध्येय क्या है और मानव के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त बात करते हैं। पूरा प्रश्न 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का प्रश्न है, 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, जेम्स वेब टेलीस्कोप आपको बताऊं तो ये बहुत ही आवश्यक है, और इसके पीछे कारण क्या है कि अंतरिक्ष या जो डीप अध्ययन है उसके बारे में जानना है और समझना है। इसमें एक 6.5 मीटर का एक प्राइमरी यानी प्राथमिक दर्पण का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक इंफ्रारेड, एक बहुत बड़ा इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, इंफ्रारेड टेलीस्कोप क्यों लगाया गया है उस बारे में भी आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो इंफ्रारेड ही टेलीस्कोप है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है वह इंफ्रारेड पर काम करने वाला है। इसे भेजा गया है दिसंबर 2021 में फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना फिलहाल ये दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय लॉन्चिंग स्टेशन भी बोला जाता है। भारत ने भी जगह का कई बार प्रयोग किया अपने उपग्रहों को भेजने के लिए। इसमें जो मुख्य कंट्री है जो मिलकर कार्य किए हुए हैं उनमें एक अमेरिका है, अमेरिका की एजेंसी नासा है, दूसरा यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कनाडा की जिसको हम कैनेडियन स्पेस एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप में ये 3 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने मिलकर काम किया है। अब जेडब्ल्यूएसटी की अगर हम विशेषता देखें, यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर हम विशेषता देखें, तो मैंने अभी आपको बोला कि हब्बल स्पेस जो टेलीस्कोप है उसकी उम्र जो है वो काफ़ी हद तक कम हो रही है या फिर ख़त्म ही हो रही है। तो वो एक तरह से नासा ने जो JWST जो भेजा है वो हब्बल का एक उत्तराधिकारी है, और किन मामलों में अगर हम देखें तो वो हब्बल से बेहतर है, आपको यहाँ पर देखकर समझ में आ सकता है। पहला, जिसकी तरंग दैर्ध्य है वो हब्बल टेलीस्कोप से काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और ये जो काम करता है वो इंफ्रारेड विकिरणों का अवलोकन करेगा,
जो इंफ्रारेड जो विकिरणें होती हैं उनका अवलोकन करेगा। और यहाँ पर जो जितने छोटे विकिरण वगैरह साइज के जो कणों को देख सकता है, उनकी साइज 0.6 से लेकर 2.8 माइक्रोन के आसपास होती है। ओके, जबकि वहीं पर जब हम हब्बल प्रकाश का कार्य स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है, तो लगभग 0.8 से 2.5 माइक्रोन की सीमा का निरीक्षण करता है। तो यानी हब्बल से ये देखिए 0.6 और छोटे साइज तक के शेप की चीजों को देख सकता है। अगर हम JWST की बात करें, जो कि जेम्स वेब की बात करें, उनका तरंगदैर्घ्य काफी ज्यादा है। तरंगदैर्घ्य होता है दूरी के लिए, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव्स, जो वेव्स है वो कितनी ज्यादा दूरी तक जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में काफी डीप तक देखना है, तो इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो काफी गहराई तक जाकर हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं। यानी कह लीजिए जो हब्बल टेलीस्कोप में आप जितने समय पीछे जा सकते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप में और पीछे के समय में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। और यहां तक कहा जाता है जो ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई है लगभग 13.4 अरब वर्ष पूर्व, 13.6, लगभग 13.6 अरब पूर्व जो ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई है, उस समय जो चमकदार घटना हुई थी, पूरा एक छोटा सा जो कण था जो एक्सप्लोड हुआ था, फटा था, बहुत बड़ी धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, उस समय के आसपास तक भी हम पहुंच सकते हैं। उस धमाके के बाद जो होने वाली पहली घटना थी, उस घटना तक उतने समय पीछे भी हम इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पीछे ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं की जानकारी बहुत सोचने की बात है, हम इसकी मदद से ले सकते हैं। और वैसे भी ये चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे कंसेप्ट में भी समझाया। देखिए जैसे जब हम सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य की रोशनी जो आती है, हम वो 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी रोशनी को देखते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड पुरानी रोशनी को देखते हैं। इसका मतलब हम 8 मिनट पहले की घटना है जो पृथ्वी पर अभी हो रही है देख रहे हैं, क्योंकि ये तारा जो है सूर्य बहुत दूर है, उसकी रोशनी 8 मिनट बाद पृथ्वी पर आ रही है। उसी तरह मैं कह रहा हूं बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ब्रह्मांड में हुई हैं, जिनकी तरंगे आज जाकर आ रही हैं। तो आज जाकर अगर पृथ्वी पर आ रही हैं, या आज जाकर हब्बल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप पे अगर रिपोर्ट की जा रही हैं, तो जिस समय से वो चली होंगी तब से लेके आज आई होंगी, तो हम वहां पर पीछे समय में जाकर उस पीछे की घटना का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, तो और ज्यादा पीछे जा सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हब्बल स्पेस टेलीस्कोप में आप जितना पीछे के समय को देख सकते हैं, उससे ज्यादा आप जेम्स वेब की मदद से देख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज एक बात और बता दूं कि एक्चुअल में जो 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 हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, हब्बल स्पेस में एक्चुअल में हमने पृथ्वी की कक्षा के काफी करीब लगाया, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो पृथ्वी के जो टेलीस्कोप है जो पृथ्वी से 400-500 किलोमीटर की हाइट पे लगाया गया, और पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, उसी तरह जैसे कि ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह घूमते हैं। लेकिन यहां पर हमने 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लगाया है, जो कि सूर्य की L2 लैग्रेंज बिंदु पर स्थित होगा। ओके, होगा नहीं, ये स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। जबकि हब्बल जो देखिए लगभग 400-500 किलोमीटर, 575 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह होते हैं। L2 बिंदु जो है वो बहुत इफेक्टिव बिंदु है। जानते हो क्यों इफेक्टिव बिंदु है? और सबसे बड़ी बात, L2 बिंदु को मैं एक पिक्चर के द्वारा समझाना भी चाहता हूँ। L2 बिंदु ऐसी बिंदु है जहां हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा है, यहां पर सौर के विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए L2 जो पॉइंट है, ये ऐसी जगह है जहां सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया जाता है। ओके, जिसकी वजह से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का प्रकाश जो होता है, वो इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर नहीं पड़ता है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप में ठंडा बना रहता है वो पूरा का पूरा एरिया। रीजन क्या है? उनमें इंफ्रारेड टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया है, और इंफ्रारेड टेलीस्कोप के प्रयोग के लिए तापमान का कम होना आवश्यक है। तापमान का कम होना आवश्यक है। इसीलिए यहां पर जो जगह ढूंढी गई है वो L2 बिंदु ढूंढी गई है। और L2 बिंदु जो है वो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर, लगभग यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहां पर जो दर्पण का आकार है, जिस 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 मिरर का प्रयोग किया गया है, वो हब्बल की तुलना में काफी बड़ा रखा गया है, ठीक है। हब्बल की तुलना में यहां पर काफी बड़ा रखा गया, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ऐसा होता है कि काफी बड़े क्षेत्र को एकत्रित करने में मदद करेगा, सूचना वगैरह को लेने में मदद करेगा, सूचना को ग्रहण करने में मदद करेगा। अगर हम इसके विजन की बात करें, तो अगर हम हब्बल टेलीस्कोप की सीमा जितनी है, उससे ज्यादा सीमा तक ये जा सकता है, और पीछे और ज्यादा चीजों को देख सकता है। यानी जो गैलेक्सीज हैं या आकाश गंगाएं हैं, एक्सो प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी के बाहर के जो प्लैनेट्स हैं, जहां पर और भी पृथ्वी की तरह मतलब जीवन हो सकता है, उस तरह की चीजों पे, या बहुत सारी आकाश गंगाओं पे जो अभी नए हैं या बहुत पुराने हैं, उन सब, यानी सीधा का सीधा कहने का मतलब है डीप स्पेस, बहुत अंदर तक जाकर अंतरिक्ष की घटनाओं की जानकारी ले सकता है। अब देखिए यहां पर कुछ समझाने की कोशिश की।
क्या समझाने की कोशिश की गई? ये आपका सन दिख रहा है, यहाँ पर सन दिख रहा है, ये आपका ब्लू प्लैनेट है, पृथ्वी दिख रहा है, सन इधर है, ठीक, सन इधर है, चंद्रमा आपको ये देखिए इसके चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी यहाँ है, और सूर्य देखिए इसके ठीक सामने। ठीक है, अब सूर्य का जो प्रकाश है यहां तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि बीच में जो है वो पृथ्वी पड़ रहा है, और यहां पर इस कक्षा में इस जगह पर ये उपग्रह लग रहा है, तो हमेशा ये क्या कर रहा है, सन के इस साइड में है, तो इसमें जो इंफ्रारेड वगैरह जो लगाए गए ना, इंफ्रारेड वगैरह जो लगाए गए, ठीक है, इंफ्रारेड वगैरह जो लगाए गए हैं, इंफ्रारेड की मदद से यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा कम बन रहा है, ठीक है, इंफ्रारेड वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर जो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाने को, ये पूरा का पूरा L2 पॉइंट है, और यहाँ से इसकी पूरी की पूरी जो दूरी जो है वो लगभग लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की है। कितना बचा? 1.5 मिलियन किलोमीटर की है। अब बात होती है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए, इसका मुख्य जो लक्ष्य है वो सबको पता है कि हम ब्रह्मांड के इतिहास को समझने वाले हैं। बिग बैंग सबसे पहले हुई एक ब्रह्मांड में सबसे चमकदार घटना है, जो लगभग 13.5 बिलियन या 6 बिलियन बोला, लगभग लगभग 14 भी बोल सकते हैं, पीछे की एक घटना है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि उसके बाद कोई पहली चमकदार घटना जो हुई है उसकी जानकारी भी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ली जा सकती है। अब मैं बोलूँ कि सिर्फ उसी चमकदार घटना की क्यों, हम कह रहे हैं इतना पीछे हम जा सकते हैं कि जब से ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई है, बिग बैंग थियरी की बात होती है 13.6 से, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड में होने वाली जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन सबकी मिस्ट्रीज यानी रहस्य को समझने में मदद करेगा कौन? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जीवन कहाँ से आया, किस तरीके से आया, सौरमंडल हमारे कैसे बने, इन सारी जानकारियों में मदद मिलने वाली है। सौरमंडल धीरे धीरे विकसित कैसे हुआ, जो एक्स्ट्रा सोलर ग्रह हमारे सौरमंडल से परे, उनके वातावरण का अवलोकन किया जाएगा। ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन अगर है तो उनके बारे में पता करने की कोशिश की जाए। अब बात होती है मानव जाति के लिए किस तरह के लाभ होने वाले। इस क्वेश्चन में कई पार्ट्स थे, ये तीसरा पार्ट है जो लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके गठन के बारे में समझने में मदद मिलेगी। अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है कि नहीं, इस बारे में जानने को मदद मिलेगी। इंफ्रारेड वेवलेंथ द्वारा हमें एक्सोप्लैनेट के वातावरण में मौजूद पानी और मीथेन का पता चलेगा। ये पानी और मीथेन ही है जो कहीं पर जीवन के लिए जरूरी होते हैं। ओके, जीवन के लिए जरूरी होते हैं। विभिन्न कोणों पे ब्लैक होल का अध्ययन करने में मदद करेगा। और यहाँ बताऊं तो ब्लैक होल के अंदर के कैरेक्टर, उसका तापमान, उसकी रासायनिक संरचना वगैरह का डेटा लेने में भी मदद करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात करें तो मानव जाति की अंतरिक्ष की समझ के लिए एक नया अध्याय होगा जो जेम्स वेब टेलीस्कोप खोजेगा। और काफी हद तक आपको बताऊं तो खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में एक व्यापक जांच की उम्मीद है कि भविष्य में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं और ब्रह्मांड की ओर समझ विकसित होने वाली है। आप सब समझ सकते हो, जैसे ब्रह्मांड आया है वैसे दिन ब्रह्मांड भी जाएगा भी। मैं आपको निगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गीता में भी लिखा गया जैसे चीजें आई हैं जैसे जैसे वैसे उसका विनाश भी होगा। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु की भी तारीफ तय हो जाती है। ऐसा ही ब्रह्मांड की भी है। तो अगर हम ब्रह्मांड को काफी हद तक समझ सकेंगे तो इस बारे में भी बता सकते हैं कि ब्रह्मांड की उम्र कितनी है, ब्रह्मांड का फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का केंद्र क्या है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी गुत्थियां अभी तक हम नहीं सुलझा पाए हैं। उन गुत्थियों को सुलझाने में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हम सब उम्मीद करते हैं, भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है और काफी हद तक हम लोग को ब्रह्मांड की समझ होने वाली है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था, जितने भी प्रश्न थे आपके पेपर में 14 से 22 तक के, मैंने आपको यहाँ सारे प्रश्न करा दिए। अंदर फिर इतना ही बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर पूरे के पूरे आप पीडीएफ को ले सकते हैं। फेसबुक पर आप और इंस्टाग्राम पर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रविग्रीस क्लासेस के नाम से, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। आप सारे करंट अपडेट्स के लिए, साइंस टेक एनवायरमेंट के लिए आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो पूर्वांचल इस ऐप को सीधा जाकर इंस्टॉल कर लें। 7,999 में आपको कोर्स दिया जाता है। समय समय पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी आते रहते हैं, तो इस ऑप्शन का भी फायदा उठाएं, इसे मिस ना करें। साथ साथ इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी की सारी क्लासेस आपको इन एप्लीकेशंस पे मिल जाती हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या किस तरह के क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको बोल दिया, पूर्वांचल इस एप्लीकेशन ऐप एक आपको सोल्यूशन है जो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। किसी तरह दिक्कत है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फेज 2 क्लासेस भी आपको गोरखपुर में दिया जाता है। पूर्वांचल इस एडवेंचर है जो मैंने गोरखपुर में स्थापित किया है अपनी जन्मस्थली में, स्पेशली बच्चों को वहाँ पर सारी सुविधाएं देने के लिए। जो प्रोफेशनल टीचर्स आपको यहाँ आकर, दिल्ली की टीम है पूरी की पूरी देती है, मेरे मेंटरशिप के अंदर ही आपको क्लासेस दी जाती हैं। तो अगर आप गोरखपुर में रहते हैं, आसपास के क्षेत्रों में,
और एक अच्छी एजुकेशन चाहते हो तो यहाँ रहकर आप फेस टू फेस कक्षाएं भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बुक है जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आती है, जो आपको पढ़ना आवश्यक है, इसे मिस ना करें। और धन्यवाद दोस्तों, अगर YouTube चैनल्स पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इस PDF को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, एप्लीकेशन पे भी आपको PDF मिल जाएगा। इस बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा YouTube पर, ताकि आगे के भविष्य के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। सो धन्यवाद दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। पूर्वांचल IAS भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल IAS, पेडलीगंज, इंदिरानगर, गोरखपुर।